कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ उत्तराखंड में कांग्रेस ने बोला हल्ला। ईडी दफ्तर के बाहर किया धरना प्रदर्शन, जमकर की केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उत्तराखंड विधानसभा को आदर्श बनाने में जुटी विधानसभा अध्यक्ष, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कार्यों में ढिलाई नहीं होगी बर्दाश्त। अन्य विभागों की संबद्धता भी की समाप्त। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति ने की महामहिम राज्यपाल से मुलाकात। तकनीकी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की भूमिका को लेकर राज्यपाल से की चर्चा। और कांवड़ यात्रा सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। आरपीएफ ने डॉग स्क्वाड की मदद से की हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग, लगातार बरती जा रही सतर्कता। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा को आदर्श बनाने में जुटी हुई हैं। कर्मचारियों को अपने कामों में किसी भी प्रकार की ढील न बरतने के सख्त निर्देश उन्होंने दिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने ये आदेश जारी किया था। अन्य विभागों में लगे कर्मचारियों को भी वापस विधानसभा में तैनात किया जाएगा। मैं यही देखना चाह रही हूँ। मुझे तो ये अंदाज़ा भी नहीं है कि जहाँ ये अटैच्ड हैं उस दफ्तर को पता भी है कि ये वहाँ अटैच्ड है कि नहीं है। अगर कुछ लोग आप अगर कह रहे हैं घर बैठे हैं तो शायद ना हमें पता है ना जहाँ वो अटैच्ड है उन्हें पता है कि ये अफसर है कहाँ। तो इस चीज़ की इसी कारण से ये हमने अटैचमेंट सारे निरस्त किए और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भेजे भी जाएंगे। ऐसा कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि एक कोई लाइन खींच दिया मैंने। इट इज़ जस्ट टू सी कि हो क्या रहा है विधानसभा में, लोग कहाँ पर हैं और किस कार्य के लिए अटैच हुए हैं। तो इसी कारण से ये हुआ है। एंड रिपोर्ट करें, विधानसभा में सबको रिपोर्ट करनी है, उसके बाद देखा जाएगा। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर ओमकार सिंह ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। डॉक्टर सिंह इससे पूर्व मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। राज्यपाल ने डॉक्टर ओमकार सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तकनीकी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, डिजिटल समाधान के द्वारा विश्वविद्यालय में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। वहीं कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां लगभग एक साल से सल्ट तहसील मुख्यालय में कोरोना महामारी के चलते तहसील मुख्यालय में आधार सेंटर बंद किया गया था। सल्ट विकास खंड के स्थानीय लोगों को आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार कार्ड में सुधार करने के लिए कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन अब आधार सेंटर फिर से खुल गया है, जिससे अब लोगों की कई किलोमीटर की दौड़ उन्हें नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं आधार ऑपरेटर दीपक रावत ने बताया कि 20 मई 2022 से तहसील मुख्यालय में सल्ट में आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार कार्ड में सुधार करने का कार्य जारी है। कार्य 20 मई 2022 से सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे कि क्षेत्रवासियों को काफ़ी मदद मिल रही है। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जिनके भी आधार में कुछ कमियां हैं तो वो आके तहसील में आके अपना आधार कार्ड सही करा सकते हैं। लोहाघाट से लगी नेपाल सीमा के पंचेश्वर में तैनात पंचम वाहिनी एसएसबी के एसआई भुवन भट्ट ने छात्रों में देशभक्ति का जोश भरा। सीमांत क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल पंथुरा में छात्रों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए विशेष आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को देश के वीर सैनिकों की शहादत के वीडियो दिखाए गए और उनके बलिदानों को याद करते हुए छात्राओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों ने भी देश की सेवा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने एसएसबी का आभार जताया। हरिद्वार से लौटे कांवड़ियों की सेवा में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के बहादराबाद मार्ग पर कांवड़ यात्रा सेवा शिविर लगा, जहां प्रसाद के रूप में शरबत बांटा गया।
इस मौके पर कर्मचारी यूनियन प्रतिनिधि कुलदीप ने कहा कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे भोले बाबा के भक्तों की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। सभी भाई जो है मुंजाल सोवा श्रमिक एकता संगठन से हैं। ये हम प्रति वर्ष ही करते थे यहाँ पे सेवा। 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, नहीं कर पाए। भोले में सबकी आस्था है, अपने सभी भोले भाइयों की सेवा के लिए फल और पानी का वितरण कर रहे हैं। लोहाघाट के उपजिला चिकित्सालय में पर्यावरण मित्र सोमपाल के ऊपर सीएमएस डॉक्टर जुनीद कमर ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है। बता दें, पर्यावरण मित्र सोमपाल आए दिन शराब पीकर अस्पताल में हुड़दंग मचवाते हैं और अन्य कर्मचारियों के साथ भी बदतमीजी करते हैं, जिस पर सीएमओ को पत्र लिखकर सोमपाल के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पर्यावरण मित्र सोमपाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। नहीं करा है, तब से मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं और इतना उत्पीड़न कर दिया है कि हद से ज्यादा कर दिया है। और डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं सारे। जब जब इन्होंने मुझे प्रताड़ित करा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। और मैं एक छोटा कर्मचारी कहाँ अधिकारी को हाथ मारेगा या उसके साथ मारपीट करेगा? वो तो खुद डर के रहता है। तो मेरे साथ तो सर इन्होंने 3 साल हो गए इनका हुए, आते ही इन्होंने मेरा ही प्रताड़ित किया है, मुझे ही प्रताड़ित किया। आए दिन ऐसा करते रहते हैं, नशे में रहते हैं हमेशा, और छोटी सी बात पे भी लड़ने आ जाते हैं। और ये मेरे ही साथ नहीं, ये जितने कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ हमेशा लगा रहता है। तो हमने अपने सीनियर्स को लिखकर दे दिया है, इस पे जो भी वो डिसीजन लेंगे वो आपको बता देंगे। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बता दें कि कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार में लगातार हो रही यात्रियों की भीड़, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ की टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड के माध्यम से रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, धर्मनगरी हरिद्वार के संपूर्ण कांवड़ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध तस्करी की जा रही है, उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कारोबार पर प्रहार करते हुए ये बाजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण, जो कि टांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं, जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग उसकी आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये जब सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी आरोपी है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम द्वारा व्यापारियों पर व्यावसायिक टैक्स लगाया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार व्यापारी और कांग्रेस कर रहे हैं। इसी विरोध में कांग्रेस ने दुर्गापुरी भावर क्षेत्र में जुलूस निकाला, साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला फूका और इस टैक्स को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत का कहना है कि भाजपा सरकार ने 10 साल तक टैक्स न लेने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रही है। ये टैक्स कांग्रेस नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। जनता पार्टी की सरकार ने कोटद्वार वासियों में व्यावसायिक टैक्स व्यापारियों में खासकर थोपा है, उसके विरोध पे हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया और हमने चेताया कि सरकार होश पे आए। जो उन्होंने वादा किया था कि नगर निगम से 10 साल तक हम टैक्स नहीं लेंगे, उस वादे को
रामनगर के शासकीय अस्पताल रामदत्त राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के रिश्तेदार को गर्दन पकड़कर धमकाता नजर आ रहा है। बता दें कि रामनगर का संयुक्त चिकित्सालय पीपी मोड पर जाने के बाद कभी मरीजों के साथ बदतमीजी, डॉक्टर की लापरवाही तो कभी सुविधाओं को लेकर हमेशा से ही विवादों में बना रहता है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर चंद्र पंत ने बताया कि वीडियो मैंने भी देखा है। वीडियो के संबंध में पीपी मोड वालों से बात की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में पीपी मोड वालों से बात करी जा रही है कि ये क्या है। उनको रिटर्न लेटर बना दिया गया है जिसमें कि वो क्लियर करेंगे कि ये क्या, किस वजह से या क्या वो घटना है कि उसको बिना जांच से मैं ये नहीं कह सकती कि क्या है वो। अगर गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरिद्वार में शाम की गर्मी देखते हुए दूर दराज से आए कांवड़ियों को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पानी पिलाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि सावन के महीने की शुरुआत के बाद ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है, जिसके लिए शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्यों के लिए निकल पड़े हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त शहर से होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की ओर प्रस्थान करते हैं। सावन महीने में कांवड़ यात्रा के साथ साथ कांवड़ मेले का भी बहुत ही महत्व माना जाता है। इस मेले में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इसी क्रम में मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों की सेवा करते दिखाई देते हैं। लोहाघाट में वन विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। दरअसल आपदा से पिछले साल पंचेश्वर तिराही के पास पेड़ों का छपान होने के बाद भी वन निगम ने अभी तक निस्तारण नहीं किया है, जिस कारण वहां रहने वाले लोगों और दुकानदारों में भय का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से जल्द इन पेड़ों के निस्तारण की मांग की है। लोगों का कहना है कि बरसात में पेड़ कभी भी एनएच और मकानों के ऊपर गिर सकते हैं, जिससे जनहानि हो सकती है। जल्द से जल्द इन पेड़ों के निस्तारण की मांग की गई है। लोगों ने कहा कि बरसात में पेड़ कभी भी एनएच और मकानों के ऊपर गिरकर जनहानि कर सकते हैं। वहीं लोहाघाट के एसडीएम रिंकू विश ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए वन निगम के डीएलएम से 22 जुलाई तक पेड़ों का निस्तारण करने को कहा है। कार्य कर दिया गया है। मेरी डीएलएम साहब से दूरभाष पर वार्ता हुई है, तो इसमें जो नीलामी में जिसने पेड़ उठा रखे हैं तो 22 तारीख की तिथि नियत है। 22 तारीख को पेड़ों का निस्तारण कर दिया। इस संबंध में हमने शिक्षा विभाग और वन विभाग दोनों को निर्देशित भी किया है। शिक्षा विभाग ने कुछ एक्सरसाइज भी कर रखी है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि खतरे की जद में बने हुए हैं और स्कूल के नजदीक है, और कुछ का तो शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं अपने स्तर पर निस्तारण कर लिया गया है जो कि शाही प्रजाति के नहीं है। और जो शाही प्रजाति के पेड़ हैं उसमें वन विभाग और वन निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सड़क से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अभी भी अगर कोई खतरे की जद में पेड़ है जो उनके संज्ञान में है तो वो हमें बताएं, तो वन विभाग और वन निगम के माध्यम से उनका निस्तारण किया जाए। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में सट्टे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। वहीं लगातार सट्टे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सट्टे की सूचना पर बाजार चौकी इंचार्ज समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां सट्टा कारोबारियों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। जिसके बाद अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसमें दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कालाढूंगी में अपराधों की रोकथाम, नशीले मादक पदार्थों और ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। थाना अध्यक्ष राजवीर सिंह नेगी के दिशा निर्देश पर रात को सघन अभियान चलाया जा रहा है। नैनीताल रोड नहर पुलिया से अभियान के तहत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे ये 2 युवक कमल मंगोलिया और नवीन सिंह राव, ये जो है ड्यूराफाइन और अपना मेलामाइड के इंजेक्शन जो है लेकर आ रहे थे। उन्होंने बयान बताया कि उन्होंने इंजेक्शन लेके आए और इस संबंध में जांच चल रही है और ये जो है नशे के आदी है, तो ये नशा करने के लिए लाए थे।
शायद पेश नहीं हुई। इस संबंध में जांच जारी है। दोनों को आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और इस नशे के संबंध में यह बयान आगे जारी है। गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार डायरिया फैल रहा है, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनीता चौफाल रतूड़ी ऊधम सिंह नगर पहुंची, जहां उन्होंने सभी डॉक्टरों से कई प्रकार की जानकारियां ली और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गदरपुर के स्वास्थ्य केंद्र में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जो आपकी एक हमें एक मौत के बारे में पता चला, जिसको देखने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। आज हम लोगों ने टीमें और ज़्यादा बना दी हैं और यहाँ पे डायरिया तो फैला हुआ है, लेकिन खुद हम लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति को है, 2 व्यक्ति को नहीं है। तो उसके कारण के जानने के लिए हम लोगों ने अभी अपने एपिडेमोलॉजिस्ट को दोबारा सैंपलिंग करवाने के लिए भेजा और समन्वय बैठक भी मैंने एसडीएम सर के साथ और ईओ सबके साथ प्रस्तावित की है। अभी लोहाघाट के राजकीय पुस्तकालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पुस्तकालय के खुलने के टाइम को बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने पुस्तकालय में प्रतियोगिता पुस्तकों की संख्या बढ़ाने और बैठने के लिए जगह की कमी की समस्या को हल करने की भी मांग उठाई है। विद्यार्थियों ने मांग को लेकर एसडीएम रिंकू विष्ट को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों की मांग पर एसडीएम ने तुरंत संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना को पत्र लिखकर बुधवार से पुस्तकालय का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने अपने खर्चे से छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता पुस्तकें खरीदकर लाइब्रेरी में भी रखवा दी हैं। सुबह आते हैं 8 से 12 तक, उसके बाद हमें घर जाना पड़ता है या बाहर बैठना पड़ता है, उसके बाद दोबारा आना पड़ता है। तो हमारा टाइम इतना बेकार जा रहा है जितना हम आने जाने में लगा रहे हैं। और जो दूर से आते बच्चे, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ पाते हैं। अगर वो दिन भर पढ़ना चाहें तो उनके लिए कोई टाइमिंग नहीं है इस चीज़ की। यहाँ पे पूरी नहीं है, मतलब कि अगर हम कोई ए ग्रेड की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए तो कोई बुक नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी की कोई बुक्स नहीं है, नॉवेल्स भी बहुत कम है। कुछ तो बैठ जाते हैं अंदर और कुछ बाहर बैठते हैं। ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी, खुद सोचना चाहिए प्रशासन से ये मांग है कि बुक्स पूरी की जाए, टाइमिंग बढ़ाई जाए और तीसरा एक हॉल बनाया जाए। प्रॉब्लम है कि जैसे मॉर्निंग पे यहाँ पे 8 से बजे खुल जाता है और 12 बजे तक ऑन रहता है, तो उसके बाद हमें पूरा दिन भर फिर बैठ के पढ़ना पड़ता है बाहर से। और एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि बारिश हो गई थी, काफ़ी हम भीग भी गए थे। तो फिर शाम को खुलता है, 4 से 6 खुलता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो दिन भर बाहर ही बैठ के पढ़ना पड़ता है उनको। और थोड़ा सीटिंग प्रॉब्लम भी है कि कुर्सियाँ पूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बुकों का भी थोड़ा काफ़ी वो है, जिसके लिए हमने लिस्ट बनाई है, बाकी मैम को देंगे। कुछ बच्चे मेरे पास में आए थे कि उनका जो पढ़ने का टाइम है, लाइब्रेरी खुलने और बंद होने का समय, वो काफ़ी कम है। तो मेरे द्वारा वहाँ जाकर देखा गया, तो स्टाफ से बात की गई, तो स्टाफ ने भी काफ़ी सकारात्मक रुख दिखाया और अब सहमति ये बन गई है कि लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुली रहेगी। और अगर हमें ज़िले से कुछ और अतिरिक्त स्टाफ मिल जाता है तो हमारी कोशिश रहेगी लाइब्रेरी 14 से 15 घंटे खुले रहे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे वहाँ पर अपना अध्ययन करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। जब मेरे द्वारा लाइब्रेरी का दौरा किया गया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ साहित्य से संबंधित अधिक पुस्तकें हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों का वहाँ लगभग अभाव देखा गया। जो लाइब्रेरी है वहाँ पे हमारी ई लाइब्रेरी स्थापित कर दी जाएगी, जिसमें कि ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित जो हमारी शोध परक सामग्री है, वो वहाँ पर बच्चे उसका लाभ उठा सकेंगे। सितारगंज में हल्की बारिश ने ही नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। कई वार्डों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वार्ड वासियों ने समय पर नालियों की सफाई नहीं करने के आरोप लगाए। मोहल्ले में जगह जगह नालियां चौक हो गई हैं। वहीं इस मामले में सितारगंज नगर पालिका ईओ प्रियंका आर्या ने सफाई कर्मचारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की भी अपील की है। मौसम में हमारे यहाँ बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जगह जगह नालियाँ चौक है। स्वच्छता कर्मचारी जो हैं वो समय समय पर नियमित रूप से नाली साफ नहीं कर पाते हैं और काफ़ी दिन से एब्सेंट चल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी के जल के भराव की वजह से घरों में ही पानी प्रवेश कर जा रहा है। बड़ी समस्या की बात है। इस पर जो है नगर पालिका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से सफाई की जा रही है, पर मेन समस्या एक वही है कि लोगों के द्वारा अपने जो घरों के आगे नाली का पटान कर दिया जा रहा है और जो घर का कूड़ा कचरा जितना भी है पॉलीथीन नालियों में डाला जा रहा है, जिससे कि नालियाँ चौक हो जा रही हैं।
तो लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है। जो हमारे नगर पालिका के वाहन हैं उसमें भी हमने ऑडियो के द्वारा प्रचार प्रसार किया है। हम स्वयं भी टीम बना के जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि प्रदेश में महिलाओं की संख्या बढ़ने पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने खुशी जाहिर की है और उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही अब देवियों की भूमि बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने लिंग अनुपात को समान करने का संकल्प लिया है। 26 जुलाई को मंत्री रेखा आर्या खुद कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाली हैं, जिसमें प्रदेश की सभी विभागीय अधिकारी और आंगनवाड़ी महिलाएं उनके साथ रहेंगी। सभी 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा में हिस्सा लेंगे और देवभूमि को देवियों की भूमि बनाने के संकल्प के साथ जल अभिषेक किया जाएगा। यात्रा समापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। मैं उत्तराखंड की बेटी होने के नाते भी, सरकार का हिस्सा होने के नाते भी, कि हम एक ऐसा इस पावन माह में एक संकल्प ले कि हम बेटियों की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा ना बने। तो यह गर्व के साथ कह सकेगा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि भी बने। 26 जुलाई को जिस दिन कांवड़ियों की शिवरात्रि होती है उस दिन यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रातः 7 बजे हर की पैड़ी से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। माँ गंगा के पूजन के साथ में यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसका समापन जो है 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कांवड़ के साथ करते हुए स्वयं मैं इसका समापन जो है वह वीरभद्र मंदिर महादेव जो कि 1300 साल पुराना है, वहां पे जलाभिषेक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में करते हुए इसका समापन 3:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास होगा। लोहाघाट के चिड़िया डूंगा के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उमेश चंद्र के नेतृत्व में एसडीएम रिंकू विष्ट और प्रभारी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मायावती रोड के किनारे जंगलों में शराब पीकर कुछ लोग उत्पात मचाते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी, ग्रामीण के साथ अभद्रता और मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, जिस कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इसके साथ ही छात्राएं स्कूल जाने में भी डरती हैं। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोहाघाट के एसडीएम रिंकू विष्ट ने कहा कि थाना प्रभारी को आदेश दे दिए गए हैं कि क्षेत्र में गश्त कर अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से भी ऐसे अराजक तत्वों के आने की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। मदिरा सेवन और नशे का सेवन करने वाले जो युवा साथी हैं और उनका वहां पर आना और वहां पर उनका नशे का सेवन करना, और इस नशे के सेवन की वजह से जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका आना जाना बिल्कुल ही हम उस जगह से बिल्कुल ही मतलब ख़त्म सा हो गया है। तो और इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे ग्रामीण वासियों की गाड़ियों से दिन दहाड़े तेल का चोरी होना, संदिग्ध अवस्थाओं में युवा साथियों का पाया जाना, बीड़ी सिगरेट पीकर देवदार वनी में आग लगा देना, और इससे ज़्यादा भी और ये चीज़ें भी हैं कि जो हमारे ग्रामीण वासियों के खेतों में फसलें हो रही हैं तो अब वो अराजक तत्व हमारी फसलों को भी नुकसान पहुँचाने लग गए हैं। और विद्यालय व कॉलेज में आते जाते छात्राओं का सहम कर चलना और उनसे अश्लील टिप्पणियों में बात करना। मर्यादा के तहत पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। तो अभी संज्ञान में आया है, यहाँ पे सम्मान व्यक्ति और ये मायावती रोड पर जो भी निवास करते हैं वो लोग आए हुए हैं कि वहाँ खासकर संडे को बाहर के लोग आकर बैठते हैं, अराजक तत्व घूमते रहते हैं। तो इस संबंध में भी भविष्य में कार्रवाई की जाएगी और जो भी उक्त प्रकार का कोई भी अराजक तत्व पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर के सभी न्यायालयों में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत में ऐसे पुराने सभी दीवानी फौजदारी के लंबित मामले सुने जाएंगे जिनमें कानून रजामंदी बन सके। उन्होंने जनता से लोक अदालत का लाभ लेने की भी अपील की है। जो फौजदारी के मामले हैं जिनमें सुलह समझौता हो सकता है, ऐसे मामले, और सिविल के भी मामले, और किराया और मकान मालिक के मध्य के मामले, चेक बाउंस के मामले, पति पत्नी के मध्य वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, और भरण पोषण के मामले, और इस तरह के जो है उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले, ये सब मामले जो है इसमें पेंडिंग मामले निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे मामले जो अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं उनको भी निस्तारित किया जाएगा, जैसे चेक बाउंस के मामले, पैसे के लेन देन के मामले, भरण पोषण के मामले, उपभोक्ता फोरम के मामले, बिजली पानी और टेलीफोन संबंधित बिलों वगैरह, अगर नगर पालिका का किसी का जो है बिलों वगैरह की वो है वसूली, तो वो सब भी जो है सुलह समझौते के आधार पर संबंधित विभागों के स्टॉल लगाकर जो है निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।